So hello everyone, my name is Samapti and this video is about NCLT LRA एग्ज़ाम। तो आप सब में से कोई अगर लॉ बैकग्राउंड से है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ज़्यादातर है। अगर आप में से कोई अभी अपने 5 ईयर LLB में है, मतलब इंटीग्रेटेड लॉ में है या पास आउट हो चुके हैं, उन्हीं के लिए ये है। और मेनली ये जो पोस्ट रहता है वो फ्रेशर्स के लिए रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो तो बहुत अच्छा बात है, पर अगर नहीं भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और चीज़ ये रहता है कि पहले तो NCLT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और LRA होता है लीगल रिसर्च एसोसिएट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रिसर्च रिगार्डिंग पोस्ट है। तो आप सब में से कोई अगर रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो अपने मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहता है। और NCLT अगर आप सबको पता ही है तो अच्छा है, अगर नहीं भी पता है मैं बता रही हूँ कि ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब जुडिशियल बॉडी, पर पूरा पूरी जुडिशियल नहीं होता है। और विदाउट गोइंग टू अ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो सके तो उसी को क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। और ये कंपनी लॉ के रिगार्डिंग रहता है, तो इसीलिए ये कंपनी ट्रिब्यूनल है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। वैसे अगर अच्छे से आपको मतलब आप जानना चाहते हैं तो मैं और एक वीडियो बना सकती हूँ इसके रिगार्डिंग, पर ये वीडियो है ओनली LRA पोस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम रहता है ये हर एक साल कंडक्ट होता है। इसका नोटिफिकेशन आउट होता है NCLT के वेबसाइट में। बहुत सारे बेंच रहते हैं ऑल इंडिया में, तो हर एक बेंच में जब भी वैकेंसीज निकलता है वो आउट होता है NCLT वेबसाइट में। और कभी कभार होल टोटली भी एक ही नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो आप इसके लिए बीच बीच में देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बताइए अभी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और कंपनी लॉ के रिगार्डिंग है तो ये बहुत अच्छी बात है। और सेकेंड चीज़ ये होता है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कभी कभार 1 साल से 2 साल तक का रहता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट। और ये रूल्स के रिगार्डिंग रहता है, वो आप जब भी आउट होगा वो देख सकते हैं। और थर्ड कि क्या रहता है इसका मतलब पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो धीरे धीरे तो वो बढ़ ही रहा है, मतलब स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। वो बेंच के रिगार्डिंग रहता है कि आप कौन से बेंच के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका वैकेंसीज निकला है। तो वो जो रिटन एग्ज़ाम रहता है कभी कभार वो भी प्रीलिम्स एंड मेंस होता है। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम रहता है उसमें हमेशा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और वो रिटन मतलब पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। और नेगेटिव मार्किंग रहता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहता है वो कभी 50 तो रहता है। मतलब मैं 2 बार दे चुकी हूँ, और हाँ मैं रिटन क्वालिफाई कर चुकी हूँ 2 बार, पर इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो बात ये है कि मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ और आप भी करिए, वो चीज़ नहीं है। मैं अगर मेरा जो भी 2 बार देने के बाद जो जो भी मेरा मुझे लगा कि ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो रहता है उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और मेनली फोकस्ड कौन सा सब्जेक्ट का रहता है ये क्वेश्चन आता है। तो ये मेनली फोकस्ड इसका फोकस रहता है कि हमारा IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होता है इसका मेन फोकस। और सेकेंडरी रहता है कंपनी एक्ट जो रहता है, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 को आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि और
पढ़ना मतलब रटना नहीं होता है इसमें। और ये जो एग्ज़ाम रहता है, मैं जितना एक्सपीरियंस की, मुझे पता चला कि ये क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल रहता है। तो आपको अच्छे से आप कितना समझे हैं उसके ऊपर रहता है, वो एमसीक्यू बेस्ड हो या उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो मेंस में भी एनालिटिकल और ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आपको कितना जानकारी है और कितना आप समझते हैं उसके ऊपर ये एग्ज़ाम होता है। और जो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यूअर भी मेनली उनका फोकस आईबीसी के ऊपर ही रहता है, और आप कितना अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं ये दोनों एक्ट को, और उसी के रिगार्डिंग ही ये मेनली रहता है। तो होल टोटल यही था कि एनसीएलटी का एलआरए एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है। और ये चीज़ है कि हर एक साल ये इसका पैटर्न में भी चेंज हो सकता है। मैं जो 2 बार दे चुकी हूँ वो दोनों का मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पहले बार जो मैं दी थी उसमें ओनली रिटन एग्ज़ाम एक हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू डायरेक्टली हुआ था। पर जो लोग क्वालिफाई किए थे वो लोग इंटरव्यू दिए थे। पर दूसरी बार जो मतलब लास्ट ईयर में दी, उसका था ये कि पहले तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फिर उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई किए वो मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए, और फिर उसके बाद ऑल टोटल मतलब आउट ऑफ 100 मतलब प्रीलिम्स था 50 मार्क का, फिर उसके बाद मेंस था मेंस था 30 मार्क का, जिसमें कि 3 क्वेश्चन थे और उसमें से 2 हमें करना था। उसके बाद इंटरव्यू का 20 मार्क था। ऑल टोटल मिला के जो भी मतलब जिसका ज़्यादा आया होगा और वैकेंसीज के हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये होता है होल टोटल एलआरए एग्ज़ाम के बारे में, एक इन शॉर्ट में आपको बताई। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं ये एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं की हूँ। पर मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ इसीलिए शेयर की, ताकि मुझे लगता है कि जब मैं ये एग्ज़ाम देने वाली थी, पहले तो ये सब एग्ज़ाम होता है वो मुझे पता नहीं था। मे भी आप सबको पता होगा तो वो बहुत अच्छा बात है कि आप उतना जानकारी रखते हैं, पर मुझे पता नहीं था। और सेकंड ये चीज़ था कि जब तक पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था, मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा हो नहीं पाया। तो इसीलिए आप सबको मैं ये चीज़ बताना ज़रूरी समझी। और अगर आप सबको कुछ भी समझ में आया होगा और कुछ अगर आपको क्वेरी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उसको सिंपली आपको समझा पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।